चलिए जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां दौलत का मतलब सोना चांदी या जमीन नहीं बल्कि मसाले थे। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे जुनून की, एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनाया भी और मिटाया भी, और महाद्वीपों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। तो आखिर बात क्या थी? बात यह है कि 15वीं सदी के यूरोप में मसाले सिर्फ खाने में डालने वाली चीज नहीं थे। नहीं, वो दवा थे, वो अमीरी की निशानी थे, और सबसे बढ़कर वो ताकत का प्रतीक थे। जिसके पास मसाले थे, समझ लीजिए दुनिया पर राज करने की चाबी उसी के हाथ में थी। काली मिर्च को लोग यूं ही काला सोना नहीं कहते थे। ये इतनी ज्यादा कीमती थी कि इसे तिजोरियों में बंद रखा जाता था और इसकी खातिर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती थीं। लेकिन भारत के खुशबूदार बाजारों से यूरोप के शाही महलों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये सफर हजारों मील लंबा और बेहद खतरनाक था, और इस पूरे रास्ते पर सिर्फ एक ही ताकत का कब्जा था। देखिए, सदियों से ये व्यापार जमीन के रास्ते होता आ रहा था, लेकिन फिर 1453 में इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया, और यूरोप तक पहुंचने वाला ये सबसे जरूरी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। नतीजा, मसालों की सप्लाई अचानक रुक गई और कीमतें आसमान छूने लगीं। अब यूरोप के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ कोई सपना नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एक जंग बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला अध्याय, मसालों का महायुद्ध। ये एक ऐसी जंग थी जो तोप या तलवार से नहीं, बल्कि मसालों की खुशबू और उनकी कीमत से लड़ी जा रही थी। और इस जंग का सबसे बड़ा सिपाही था एक छोटा सा देश, पुर्तगाल, जिसके सपने समंदर जितने ही बड़े थे। पुर्तगाल के इस बड़े सपने के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का जुनून था, राजकुमार हेनरी, जिन्हें इतिहास हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा खजाना समुद्री खोजों में लगा दिया। मकसद सिर्फ एक, समंदर के रास्ते सीधे मसालों के देश यानी भारत तक पहुंचना। तो अब जरा बात करते हैं उन खतरनाक समुद्री सफरों की जो मौत को भी मात दे रहे थे। उस हिम्मत के बारे में सोचिए जो नाविकों को उन अनजान समंदरों में ले गईं जहां दुनिया के नक्शे तक खत्म हो जाते थे, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी था और ऊपर सिर्फ सितारों और हौसले का सहारा। इस सफर में कई अहम मोड़ आए। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के तूफानी दक्षिणी छोर तक पहुंचे और उस जगह का नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इस डरावने नाम को बदल दिया और उसे कहा केप ऑफ गुड होप, यानी उम्मीद का अंतरीप। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक ऐलान था कि मंजिल अब दूर नहीं। और बस इसी उम्मीद के सहारे वास्को डी गामा 1497 में लिस्बन से भारत के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये सफर कोई शाही सैर नहीं था, ये तो मौत से रोज की जंग थी। महीनों तक सिर्फ खारा पानी और खुला आसमान। जहाजों पर स्कर्वी जैसी बीमारियों से नाविकों के शरीर गल रहे थे और अनजान का खौफ उनके दिमाग को खाए जा रहा था। कई जहाज और नाविक तो समंदर में हमेशा के लिए खो गए, लेकिन जो बच गए वो इतिहास की धारा मोड़ने वाले थे। फिर एक अनुभवी गुजराती नाविक की मदद से 10 महीने के लंबे थका देने वाले सफर के बाद वास्को डी गामा आखिरकार 17 मई 1498 को भारत के मशहूर कैलिकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक ज़ैमोरिन ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन वहां सदियों से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने इस नए खिलाड़ी को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा, और बस वहीं से विरोध शुरू हो गया। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इस एक ही सफर से वास्को डी गामा जो मसाले वापस लेकर गया, उनसे होने वाला मुनाफा पूरी यात्रा की लागत का 60 गुना था। 60 गुना! इस एक आंकड़े ने पुर्तगाल के इरादों को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया और भारत के भविष्य पर एक गहरी मोहर लगा दी। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। 60 गुने मुनाफे ने ये साबित कर दिया था कि सिर्फ शांति से व्यापार करना काफी नहीं होगा, असली दौलत तो कब्जे से आएगी। पुर्तगाली समझ गए थे कि मसालों पर अपना हक जमाने के लिए सिर्फ जहाज नहीं, तलवार भी चाहिए। और इस नए खूनी दौर की कमान संभालने के लिए एक नया, बेहद क्रूर कमांडर आ रहा था। देखिए, पुर्तगालियों के इरादे बिल्कुल साफ थे और वो उन्हें छिपाते भी नहीं थे। उनके 2 मकसद थे। एक तरफ
ईसाई धर्म का प्रचार करना और दूसरी तरफ मसालों का व्यापार अपने हाथ में लेना। और जब धर्म और दौलत का ये मिश्रण बना तो ये आगे चलकर बेहद हिंसक साबित हुआ। मिलिए अफोंसो डी अल्बुकर्क से। ये वो शख्स है जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उसका सपना सिर्फ व्यापार करना नहीं था, नहीं, उसका सपना था पूरे हिंद महासागर को पुर्तगाल की एक झील बना देना, एक ऐसा समुद्री साम्राज्य जिसकी हर लहर पर सिर्फ पुर्तगाल का झंडा लहराए। अल्बुकर्क की रणनीति जितनी शानदार थी उतनी ही क्रूर भी। उसका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। पहला, हॉर्मूज और मलक्का जैसे सभी अहम समुद्री रास्तों पर ताकत से कब्जा करो। दूसरा, उन जगहों पर हमेशा के लिए मजबूत पत्थर के किले बनाओ। और तीसरा, अपनी ताकतवर नौसेना के दम पर हर जहाज को अपने इशारों पर नचाओ। और अपनी इसी रणनीति पर चलते हुए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये भारत की जमीन पर पुर्तगाली कब्जे का पहला टुकड़ा था। और यही गोवा आगे चलकर उनकी राजधानी बना और अगले 450 सालों तक पुर्तगाली साम्राज्य का दिल बना रहा। तो अब पुर्तगालियों की पकड़ समंदर पर मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बिल्कुल अनोखे तरह का साम्राज्य बनाया जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर राज करता था। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? तो उनका सबसे बड़ा हथियार था कार्टेज सिस्टम। ये एक तरह का परमिट था, या यूं कहें कि समंदर में चलने का लाइसेंस। अगर हिंद महासागर में किसी भी जहाज के पास ये कार्टेज नहीं होता तो उसे लूट लिया जाता था। ये समंदर पर एक तरह की संगठित वसूली थी, और इसका दबदबा इतना था कि जमीन के बादशाह, शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर तक को अपने जहाज़ों के लिए पुर्तगालियों से ये परमिट खरीदना पड़ता था। और ये बात बहुत दिलचस्प है, जहां भारत के मुगल जैसे साम्राज्य जमीन के बादशाह थे जिनकी ताकत उनकी लाखों की सेना थी, वहीं पुर्तगाली समंदर के शासक थे जिनकी असली ताकत उनकी नौसेना थी। उन्होंने जमीनें नहीं बल्कि व्यापार के रास्ते जीते। और ये सब कितनी तेजी से हुआ जरा देखिए। 1503 में कोचीन में पहला किला बना, 1510 में गोवा पर कब्जा हुआ और 1515 तक मलक्का और हुर्मुज जैसे सबसे जरूरी समुद्री रास्ते भी उनके नियंत्रण में आ गए। मतलब कुछ ही सालों में उन्होंने पूरे समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन जैसा कहते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिरकार पुर्तगालियों का पतन भी हुआ, लेकिन वो भारत पर एक बहुत गहरी और मिलीजुली विरासत छोड़ गए। उनकी विरासत सिर्फ लूट और कब्जे की नहीं थी, वो अपने साथ काजू, तंबाकू और अनानास जैसी नई फसलें लेकर आए। उन्होंने 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाकर विचारों की दुनिया में एक क्रांति ला दी। गोवा में उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाई, और साथ ही वो अपने साथ एक नया धर्म और एक नई वास्तुकला भी लाए, जिसने भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। और इस सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे जीता जागता और खूबसूरत सबूत है गोवा की वास्तुकला। वहाँ के चर्च और घर दिखाते हैं कि कैसे यूरोपीय डिजाइन और भारतीय कारीगरी ने मिलकर एक बिल्कुल नई और अनोखी शैली को जन्म दिया। ये पत्थर में लिखी एक कहानी है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां सदियों तक एक साथ रहीं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 17वीं सदी आते आते डच और अंग्रेज जैसी नई यूरोपीय ताकतें समंदर में उन्हें चुनौती देने लगी। जमीन पर मराठों जैसी भारतीय ताकतों ने उन्हें हराया। एक एक करके उनके किले हाथ से निकलने लगे, और 1661 में तो बॉम्बे शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया गया। धीरे धीरे उनका वो महान समुद्री साम्राज्य बिखरने लगा। तो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर रुकती है। पुर्तगाली यूरोप से भारत आने वाले पहले थे और 1961 में यहां से जाने वाले आखिरी। मसालों की एक साधारण सी खोज ने एक 450 साल लंबे इतिहास को जन्म दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी आज की ये आधुनिक दुनिया, इसका कितना बड़ा हिस्सा व्यापार जैसी एक मामूली लगने वाली चीज से बना है, और वो कौन सी ताकतें हैं जो आज हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं।